हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट और उसी के बाद ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कैसे रिलेशन है। और वो रिलेशन हम दो तरीके से देखेंगे, एक बार कैलकुलस मेथड से, डिफरेंशिएशन के हेल्प से, और दूसरा जो वर्क डन का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन करते समय उसके हेल्प से समझेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, जैसे पॉइंट चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, टू इक्वल एंड सेम चार्जेस हो गए जो सम डिस्टेंस से सेपरेट किए जाएंगे, उनके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे। तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहां पे समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ना। सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस जानने से पहले हम केवल एक इक्विपोटेंशियल रीजन की बात करते हैं, क्योंकि हमको स्पेसिफिक इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ना है। तो ये कहीं माइंड में ना जाए कि इक्विपोटेंशियल केवल सरफेस ही पॉसिबल है। इक्विपोटेंशियल लाइन भी हो सकते हैं, सरफेस भी हो सकते हैं और वॉल्यूम भी हो सकते हैं। तो उन तीनों को कंबाइन करके सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल रीजन, उसका मीनिंग क्या है समझते हैं। नाउ फर्स्ट इज इक्विपोटेंशियल रीजन, उसी के बाद हम लोग समझेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट। इक्विपोटेंशियल रीजन को समझने के लिए जस्ट ये इमेजिन करो कि तुम्हारे पास कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज हो सकता है, डाइपोल हो सकता है, या फिर एक लीनियर चार्ज रॉड हो सकता है, या फिर चार्ज थ्रू आउट ए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वो हो सकता है। अब उन चार्ज के कारण उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल हम फाइंड कर सकते हैं, और पोटेंशियल कैलकुलेट करने का मेथड भी पढ़ चुके हैं। तो किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के अराउंड उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे पॉइंट्स को ढूंढना है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। तो एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण वो सारे पॉइंट का कलेक्शन जिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, उसी को हम इक्विपोटेंशियल रीजन कहते हैं। तो इट मींस अगर हम इसको प्रॉपर वे में डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल रीजन इज व्हाट, that is the locus of all points at which the electric potential is constant it means हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू एक ही होगा, और ऐसे सारे पॉइंट्स के कलेक्शन इट मींस लोकस को हम इक्विपोटेंशियल रीजन बोलते हैं। और वो इक्विपोटेंशियल रीजन एक लाइन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डाइपोल की बात करें, इमेजिन करना, अगर हम एक डाइपोल की बात करें तो डाइपोल के हम बीच में एकदम मतलब इक्वेटोरियल के बीच में हम अगर एक सरफेस को कंसीडर करें, वहां पे पोटेंशियल सेम होगा। हम ये पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल जो होता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटर पे हमेशा जीरो होता है। इट मींस हर जगह पे कांस्टेंट होगा। तो जस्ट ये समझ लो कि अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण कुछ ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शन हमको मिल सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम होता है, और ऐसे सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम इक्विपोटेंशियल रीजन बोलते हैं। हम यहां पे डिटेल में इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे, तो ये माइंड में नहीं जाना चाहिए कि ओनली इक्विपोटेंशियल सरफेस ही पॉसिबल है, इक्विपोटेंशियल लाइन भी पॉसिबल है, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम भी पॉसिबल है। लेकिन हम उस पे नहीं जा रहे हैं, केवल हम लोग डिस्कस करेंगे यहां इक्विपोटेंशियल सरफेस डिटेल में। तो जस्ट इसका अगर डेफिनेशन लिखें, दैट इज द लोकस ऑफ पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज ए कांस्टेंट value, has a constant value, that is called equipotential reason. That is called equipotential reason, and that equipotential reason may be a line. Now equipotential reason may be a line, जस्ट डेफिनेशन नोट डाउन कर लोगे, लाइन ए सरफेस और ए वॉल्यूम।
लाइन हो सकता है, सरफेस हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन हम यहां पे जो डिटेल में पढ़ेंगे वो सरफेस पढ़ेंगे। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर डिफाइन करना चाहते हो तो उसके लिए बोल सकते हो द सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऐसे सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करते हैं। तो हम उसी का डिटेल यहां पे समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ओनली, क्योंकि जनरली अगर तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस ही मिलता होगा, लेकिन ये माइंड में नहीं जाना चाहिए कि केवल इक्विपोटेंशियल सरफेस ही पॉसिबल है। तो अब हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिटेल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट और आगे क्लियर होंगे। तो देखते हैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का अब डिटेल। इट मीन्स अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को लिख दें तो दैट इज द सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज ए कांस्टेंट वैल्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सा बस अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करो, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज से सिंपल r डिस्टेंस पे अगर हम तुमसे पोटेंशियल पूछें भी तो दैट इज KQ डिवाइडेड बाय r। ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यही r डिस्टेंस पे हम इस चार्ज के अराउंड एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर सकते हैं। इस r डिस्टेंस पे इस चार्ज के अराउंड अगर एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करें, दिस इज ए स्फेरिकल सरफेस। अब इस स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल लिखें तो वो पोटेंशियल सेम KQ डिवाइडेड बाय R होगा। तुम समझ सकते हो क्योंकि सारे पॉइंट इस स्फेरिकल सरफेस पे इस Q चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है। ये तो Q कांस्टेंट है, इसका मतलब कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर किया जा सकता है इस पॉइंट चार्ज के लिए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीनिंग है कि किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के अराउंड एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता हो और इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम KQ डिवाइडेड बाय R होगा, इसलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इसी तरह से अगर ये r डिस्टेंस पे हम अगर ये डिस्टेंस चेंज करके मान लो r1 कर दें तो r1 डिस्टेंस पे इसके अराउंड एक और सरफेस मिलेगा, वो अगेन सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो इसका मतलब इस चार्ज के कारण हम बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो ड्रॉ कैसे किया जाता है हम आगे के सेक्शन में अभी देखेंगे। अभी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं, कैसे ड्रॉ किया जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी चार्ज के कारण, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी बस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस सपोज ये मिल गया, तो यहां से एक और बात कि अगर कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, इट मीन सपोज ये पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, अगर हम A से B तक किसी भी चार्ज को ले जाएं तो सपोज Q चार्ज है, हम इसको मूव करके A से B तक ले जाना है। तो अगर एक Q चार्ज को मूव करके A से B तक ले जा रहे हैं तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना होगा उसके बारे में थोड़ा भी बात करते हैं। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a charge from one point to another point in an electric field is equal to the change in potential energy between that two point। ये हम लोग को पता है ऑलरेडी। तो इट मींस हम ये लिख सकते हैं amount of work done in moving the charge from A to B is equal to change in potential energy। it means UB minus UA। अब अगर हम UB माइनस UA को पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहें तो दैट इज VA माइनस दिस इज VB माइनस VA इंटू Q, क्योंकि ये पता होगा
पोटेंशियल इंटू चार्ज पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो पोटेंशियल इंटू चार्ज पोटेंशियल एनर्जी, हम वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू वीबी माइनस वीए इंटू क्यू लिख सकते हैं। अब ये सोचो ए और बी सेम ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस पे हम 2 पॉइंट ए और बी कंसीडर किए, तो VA और VB ये दोनों सेम होगा, तो यहां पे हम जो लिखे हैं VA और VB, VA रिप्रेजेंट द पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट A एंड VB रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट B। अब अगर ये दोनों सेम है तो इट मींस ये 0 होगा, तो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज और एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर हम किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराते हैं और वो दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब एक ही सरफेस पे लाई करता है, तो उस केस में वर्क डन 0 होगा। तो हम यहां से लिख दे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये नोट करके लिख लोगे, हाईलाइट कर देना है। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज from one point to another point on equipotential surface is always 0। ये हाईलाइट करके नोट करके अच्छे से लिख लोगे। इट मींस अगर कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे तो वर्क डन हमेशा 0 होगा। तो यहीं से हमको यह भी पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस में आखिर जो रिलेशन है डायग्राम के बेसिस पे वो कैसा होना चाहिए। तो अगर जस्ट हम इसी में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण से कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, तो अवे डायरेक्शन में ऐसे निकलता है चारों तरफ, ये सबको पता होगा, अवे डायरेक्शन में निकलता है। तो अब अगर ये अवे डायरेक्शन में निकलता है तो हम यहां से समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कैसा रिलेशन होगा। इट मींस यहां पे क्या ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमको यह पता चल गया कि वर्क डन हमेशा 0 होगा जब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे। तो अगर वर्क डन 0 होगा तो हम यहां से यह भी लिख सकते हैं कि वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज ऑल्सो 0, क्योंकि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यों 0 है, तो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज इज ऑल्सो 0, और वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज इज 0, देन दिस कैन बी रिटन एज E dot dl इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है? अब ये जो dl है, dl क्या है, तो a से b के बीच में जब हम चार्ज को ले जाते हैं a से b की तरफ, तो dl छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स हैं। मतलब ab डिस्प्लेसमेंट को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बांटते हैं, जो कि कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है। तो जिसमें एक डिस्प्लेसमेंट dl है और वो dl छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट a से b तक बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हैं तो कितने हैं, इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट यूज होता है तब वहां पे इंटीग्रेशन आता है। अगर कैलकुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन हमेशा इंटीग्रेशन की तरफ जाता है। तो a टू b e डॉट dl इज इक्वल टू 0। तो अब अगर यहां से a टू b e डॉट dl इज इक्वल टू 0, तो हम यहां से डेफिनेटली लिख सकते हैं E dl cos theta is equal to 0। E dl cos theta is equal to 0। अब सोचना, E तो 0 नहीं है और dl ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं तो वो भी 0 नहीं है। अगर वो भी 0 नहीं है इसका मतलब cos थीटा 0 है, और अगर थीटा 0 है, सॉरी cos थीटा 0 है तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब यह क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, उसका मीनिंग क्या है? तो जो dl है वो एग्जैक्टली वो क्या है,
तो dl is along the इक्विपोटेंशियल सरफेस। dl डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? along the इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जब along the इक्विपोटेंशियल सरफेस dl रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ। E डॉट dl 0 है तो cos थीटा 0 हुआ, तो cos थीटा 0 होने से थीटा 90 हुआ, तो थीटा 90 हुआ। इसका मीनिंग है कि dl और E के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और जब dl और E के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो dl किसके अलोंग है? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग है। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल के साथ हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो कभी भी अगर तुम किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना जानते हो, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं अच्छे से, तो तुम उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो। उसमें हम ऐसा नहीं कि कंप्लीटली ड्रॉ कर सकते हो, अभी एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे आगे के सेक्शन में। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट हमको क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इट मींस सो वी कैन से दैट E is perpendicular to dl। E हमेशा dl के परपेंडिकुलर होगा। उसको भी नोट करके लिख लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों को अगेन फिर से बोल दें। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, एंड द सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये दोनों रिलेशन के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपस में कुछ रिलेशन है कि नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और उसी के बाद तुम किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करेंगे देखेंगे। पहले ये सब लोग नोट डाउन कर लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से हाईलाइट कर देना है। तो अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमको किसी भी चार्ज के कारण एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना आता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना आता है। तो देखते हैं इन दोनों में कुछ रिलेशन है या नहीं है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम से समझेंगे, और डायग्राम से ही अगर क्लियर हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो सपोज एक पॉजिटिव चार्ज Q कंसीडर करता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण डेफिनेट है इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ स्फेरिकल होगा। तो अब उस स्फेरिकल सरफेस में से हम दो सरफेस कंसीडर कर ले रहे हैं। इट मींस ये टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, समझ रहे हो, टू स्फेरिकल सरफेसेस हैं। तो एक पॉइंट चार्ज है, उसके अराउंड टू स्फेरिकल सरफेस हैं। फर्स्ट स्फेयर ऐसा स्फेरिकल सरफेस और दूसरा भी ऐसा रहेगा बाहर की तरफ। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेट है अवे डायरेक्शन में जाएगा। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को ए नाम रख रहे हैं और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को बी नाम रख रहे हैं। और यह भी पता हो कि ये डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इसको तुम और बेटर वे में समझ सकते हो। अगर ये पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव है, तो अगर यहां पे जो पोटेंशियल रहेगा, अगर हम दूर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, बिकॉज पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू KQ/R। तो अगर हम R बढ़ेगा, इट मीन जितनी दूर जाएंगे उतना ही पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो अगर हम इस A इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल भी कंसीडर करते हैं तो इसका पोटेंशियल V माइनस dV कंसीडर करेगा। dB मतलब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन है, वो dr है। तो हम यहां पे जो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर किए हैं A एंड B, उसके बीच का सेपरेशन dr है। और ये जो
पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का वो dV है। मतलब अगर ये V है तो ये V माइनस dV है। तो हम यहां से जस्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं, A and B are two equipotential surface. A and B are two equipotential surface, and the separation between them is dr. अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन dr है। तो सोचो इन दोनों के बीच का सेपरेशन dr है, तो हम यहां से एक पॉइंट ले ले रहे हैं P जो A सरफेस पे है और एक पॉइंट ले ले रहे हैं Q जो B सरफेस पे है। अब यहां से P से Q जो dr है, इट मींस ये P से Q ये जो लेंथ है वो dr है। तो PQ वेक्टर इट मींस dr इधर की तरफ। अब इंपॉर्टेंट टर्म समझना, अगर हम तुमसे पूछें व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम Q टू P, अब Q से P की तरफ हम चार्ज को मूव कराएं तो उसके लिए dr नीचे की तरफ ले लो। चलो dr नीचे की तरफ, dr वेक्टर। तो अगर हम एक किसी भी चार्ज को हम B सरफेस से A सरफेस की तरफ मूव कराएं तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा। ये क्लियर होगा, बिकॉज द वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दैट टू पॉइंट और द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दैट टू पॉइंट। तो इसके लिए अगर हम चार्ज को यूनिट चार्ज रखते हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखते हैं ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम Q टू P। अब Q से P की तरफ यूनिट चार्ज को लाना है, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा dW वो क्या लिखेंगे, तो दैट विल बी E डॉट dr, E डॉट dr। अब E ऊपर की तरफ dr नीचे की तरफ, तो डेफिनेट है दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज माइनस E dr, और E dr इट मींस एक स्टेप और लिखो तो दैट इज cos 180 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू माइनस E dr। अब ये जो वर्क डन है वो वर्क डन क्या होगा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम Q से P तक ला रहे हैं, तो Q से P तक ला रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, तो देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज द चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन पोटेंशियल और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू। तो Q से P तक ला रहे हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम Q टू P इज इक्वल टू V माइनस dV इज इक्वल टू dV। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो वर्क डन उन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V माइनस dV, V माइनस dV इज इक्वल टू dV। तो यहां से जो हमको मिला दिस इंप्लाइज दैट माइनस E dr इज इक्वल टू dV, इट मीन्स हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। तो इस एक्सप्रेशन में जो माइनस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां माइनस का एक तो मीनिंग, क्योंकि ये स्केलर फॉर्म है तो ये स्केलर फॉर्म में माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में होता है। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। नाउ नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट electric field is in the direction of
डिक्रीजिंग पोटेंशियल। नाउ ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेशन, अभी इसके बारे में और भी बात करेंगे, सब लोग इसको नोट डाउन कर लोगे, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं ना। तो नोट डाउन कर चुके होगे, अब देखते हैं। तो ये तो पता चल गया कि आखिर E और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या है। तो ये रिलेशन हमको मिल गया है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। एक बार फिर से यहां लिखते हैं, एज वी हैव E इज इक्वल टू माइनस dV डिवाइडेड बाई डी आर। अब इस केस में अगर हम लिखें कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, इट मीन्स यहां से इसको एक और टर्म लिखें उल्टा करके, जस्ट डी आर इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन E, इट मीन्स डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग समझना, ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुमको किसी भी चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करने में हेल्प करता है। यहां पे ये क्या लिखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग है तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में डी आर कम होगा, और डी आर कम होने का मतलब है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन कम होगा, क्योंकि यहां पे जो डी आर लिया गया है वो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन लिया गया। तो अगर किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्लोज होंगे, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस वीक होगा, इट मींस E कम होगा, तो डी आर ज्यादा होगा, और वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये पता जानना होगा कि आखिर उन इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन क्या रखें, इक्वल रखें या फिर इंक्रीज करते हुए बताएं, डिक्रीज करते हुए बताएं। तो अगर ये हमको पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच के सेपरेशन को उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन ये बताता है कि इट मींस इन ए वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, in a weak electric field region, equipotential surfaces are far from each other, and in strong electric field region, equipotential surface are close to each other. Equipotential surfaces are close to each other. तो यहां से हमको मिल गया बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि किसी भी चार्ज के अराउंड जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो सरफेसेस के बीच का सेपरेशन तब कांस्टेंट रहेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द रीजन कांस्टेंट हो। लेकिन अगर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज करने लगे तो उस रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का बीच का सेपरेशन भी चेंज करेगा, जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हुआ कि जस्ट वर्क डन के कॉन्सेप्ट से, मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट के कॉन्सेप्ट से हम E और V के बीच का रिलेशन समझे। हम देखते हैं एक मैथमेटिक्स मींस कैलकुलस के हेल्प से कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। सेम तुमको देखने को मिलेगा। देखिए, एक तो हम इस डायग्राम के हेल्प से देखें, तो अब जस्ट समझने के लिए एक पॉइंट चार्ज प्लस Q हम यहां पे कंसीडर किया। अब इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। अब इस P पॉइंट पे हम दो क्वांटिटी लिख रहे हैं, एक V लिख रहे हैं पोटेंशियल और एक E लिख रहे हैं। तो V इज इक्वल टू होगा KQ डिवाइडेड बाई R, और E इज इक्वल टू होगा E इज इक्वल टू दैट इज K
Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये सबको पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट a distance of r due to a point charge is kq by r square and due to a just point charge electrostatic potential is kq by r। तो अब यहां से क्या करते हैं, हम जस्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं नाउ dv अपॉन dr। तो dv अपॉन dr अगर हम फाइंड करें, इसमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ kq डिवाइडेड बाई r। तो ये तुमको पता है kq कांस्टेंट है, इट मींस kq एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई r, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई r अगर पता हो तो दैट इज -1 अपॉन r स्क्वायर। ये फाइंड कर सकते हो r टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन, इट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ r टू द पावर -1 इज इक्वल टू -1 इंटू r टू द पावर -1 दैट इज -1 अपॉन r स्क्वायर। ये होता है, ये r टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन जो ये है, तो ये आ गया -kq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहां से हमको मिल गया dv बाई dr इज इक्वल टू दिस वन, देन -dv बाई dr इज इक्वल टू kq बाई आर स्क्वायर, जस्ट माइनस इस साइड चला गया, और ये kq बाई आर स्क्वायर क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dv अपॉन dr। तो यहां से भी हमको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। ये सिंपल जस्ट मैथमेटिक्स के हेल्प से था, और ये हम लोग जो पूरे चैप्टर पोटेंशियल में वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसके हेल्प से था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन का मेन यूज हम करेंगे कि अगर किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना हो उसके लिए। तो ये नोट डाउन कर लो, इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के हेल्प से वाला। फिर देखते हैं अलग अलग चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो देखते हैं हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्रॉ करने से पहले हम दो पॉइंट हाईलाइट करते हैं जिसका यूज करके हम चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये जो डीएल है ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना सीख चुके हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना थोड़ा आसान होगा। और सेकंड हम लोग अभी ये पढ़े कि डी आर इट मींस टू इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंगली वैरी करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्लोज होंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूर होंगे, एक दूसरे से फार होंगे। तो अब ये जानने के लिए, मतलब ड्रॉ करने के लिए सिंपल फर्स्ट जो कंडीशन है हम वो कंसीडर करते हैं पॉइंट चार्ज। अब अगर हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करें तो इस पॉइंट चार्ज में सिंपल हम प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण डेफिनेट है इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके अराउंड एक स्फीयर होगा, ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर करेंगे तो उस स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल के क्यू डिवाइडेड बाई आर होगा। तो इसके कारण से इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा। लेकिन अगर हम स्फीयर की बात करें तो बहुत सारे स्फीयर होंगे, तो अब इस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे डायरेक्शन में डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे डायरेक्शन में इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगा, इट मींस वो धीरे 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 डिक्रीज करेगा। तो जब अवे जाते समय डिक्रीज करेगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जब हम इसके अराउंड बहुत सारे स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो शुरुआत में इक्विपोटेंशियल सरफेस इट मींस स्फीयर के बीच का सेपरेशन कम रहेगा, क्योंकि नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जैसे जैसे हम अवे डायरेक्शन में जा रहे होंगे स्फीयर इट मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन इंक्रीज करता जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये दिख रहा होगा धीरे धीरे इक्विपोटेंशियल सरफेस इट मींस जो स्फीयर दिया गया है उसके बीच का सेपरेशन इंक्रीज करता जा रहा है। और ये सिंपल पता हो, अगर इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है तुमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे डायरेक्शन में होता है, तो ये तुम ड्रॉ कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे डायरेक्शन में वो डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। तो इट मींस हम अवे हैं, इट मींस यहां पे हैं, तो डेफिनेट है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेपरेशन बड़ा है। अब अगर हम क्लोज में हैं तो डेफिनेट है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो इस कारण से इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन बहुत कम रखा गया है। तो ये सिंपल पॉइंट चार्ज के कारण तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। इट मींस डाइपोल समझते हो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, उसके कारण। तो डाइपोल के कारण देखते हैं सेकंड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम ये पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू और यहां ले लेते हैं एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। अब इनके बीच में इट मींस ये, तो अब कंसंट्रेट करना। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर हम इधर से इधर जाएं, इट मींस इन दोनों के बीच में क्या होगा और इन दोनों के अवे में क्या होगा। तो सोचो यहां पे रैंडम एक पॉइंट ले लेते हैं, इसके एक्सिस पे बीच में हम एक पॉइंट P ले लेते हैं और यहां पे रैंडम हम एक पॉइंट ले लेते हैं Q। ये रटने की बात नहीं है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होता है, बस रट लो और जाकर के ड्रॉ कर देना है। वो रीजन समझना कि कहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्लोज आते हैं और कहां एक दूसरे से फार अवे होते हैं। तो अगर हम P पॉइंट लें तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए हम वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं। तो हम यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिए। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस प्लस क्यू के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा, तो हम वहां पे E1 कंसीडर कर ले रहे हैं जो इसके कारण से आया। अब ये नेगेटिव के कारण ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अट्रैक्टिव इधर ही करेगा E2। मतलब कहीं ना कहीं बीच में, अगर हम इन दोनों के बीच में कहीं पे भी कोई हम पॉइंट कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में रहता है। दोनों के कारण जो कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को वो एक डायरेक्शन में रहता है और वो किधर से किधर रहता है, यहां से इस डायरेक्शन में रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और ये जानते भी हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव को जाकर के एंड कर जाता है। तो अब बीच में, लेकिन अगर हम यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दें तो अब इसके कारण से जो होगा, इसके कारण से वो पॉजिटिव पॉजिटिव ये रिपेल करेगा तो E1 इधर की तरफ होगा और फिर इसके कारण से यहां पे अट्रैक्शन होगा तो E2 इधर की तरफ होगा। तो डेफिनेट है E2 इधर की तरफ, E1 इधर की तरफ। तो जो नेट है वो नेट इट मींस एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो इन दोनों से अवे इट मींस इस साइड और इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो अगर हम इस चार्ज के कारण हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो बीच के रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्लोज में रहेंगे, लेकिन आउटर रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से अवे रहेंगे। ड्रॉ करते हैं कैसा होगा। पॉइंट चार्ज की तरह इसके लिए स्फेरिकल है, लेकिन वो स्फेरिकल का शेप थोड़ा चेंज होगा। कैसा देखना, ये दिख रहा होगा कि यहां पे जो सेपरेशन है वो कम है और इधर ज्यादा है। यहां पे सेपरेशन ज्यादा है, यहां कम है, क्योंकि बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है और आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। सिंपल। तो ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो तुम इसका ड्रॉ कर सकते हो। मेन रीजन ये जो सेपरेशन है इसके कंपैरिजन में कम क्यों है, ये रीजन जानना है, क्योंकि बीच के रीजन में प्लस क्यू और माइनस क्यू बीच के रीजन में
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज में है, और फिर आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से फार अवे है। तो ये तो था पॉइंट चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। अगर तुमको पोटेंशियल सरफेस बहुत सारे चार्ज के कारण ड्रॉ करना होगा, अब अगर मान लो एक प्लेन सीट है, तो प्लेन सीट के कारण अभी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना नहीं सीखे हो, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीख जाओगे प्लेन फील्ड के कारण, तो वहां पे तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जस्ट ड्रॉ करने के लिए दो चीजें माइंड में रखनी है। पहला रखना है कि उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होंगे और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से फार अवे होंगे। अब एक और देख लेते हैं कि सपोज एक डेफिनेट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इट मींस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर हमको किसी रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना हो तो हम वो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए। ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड in a particular direction, uniform electric field in a particular direction. तो सपोज हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं राइट के अलॉन्ग, पार्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वो डायरेक्शन रैंडमली हम राइट की तरफ इमेजिन कर लेते हैं। अब ये ई यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं है कि डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। जैसे हम बात करते हैं जब हम पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं तो वो जैसे जैसे अवे जाते हैं डिक्रीज कर रहा होता है, तो हम उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते। लेकिन ये इमेजिन करो कि ये जो रीजन है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस केस में डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे सब जगह सेम है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फर्स्ट के अकॉर्डिंगली इसके तो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इस केस में हम अगर बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में हम एक दूसरे के क्लोज दिखाएंगे और फिर लार्जर सेपरेशन पे दिखाएंगे, हर सेपरेशन हमेशा सेम रखना होगा क्योंकि यहाँ पे ई कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, एक मतलब प्लेन सरफेस ड्रॉ करेंगे और वो प्लेन सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे सरफेसेस तुम ड्रॉ कर सकते हो, जस्ट ये प्लेन सरफेसेस हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब हम ये प्लेन सरफेसेस ड्रॉ कर रहे हैं तो इनके बीच का सेपरेशन हमेशा सेम हो। इट मींस ये सेपरेशन और ये सेपरेशन और भी ड्रॉ कर सकते हो, जस्ट हम 3 ड्रॉ किए हैं, x1 और x2 है तो x1 इज इक्वल टू x2 रहेगा। लेकिन ये यूनिफॉर्म रहेगा तभी हम 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए हैं, तुम चाहो तो और ड्रॉ कर सकते हो, तुम कितने भी ड्रॉ करो, लेकिन उन इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन सेम रखना होगा जब ये यूनिफॉर्म है। अगर वो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, यूनिफॉर्म नहीं है इंक्रीजिंग, मतलब इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ेंगे राइट की तरफ, वो सेपरेशन कम होता चला जाएगा। अगर वो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इस डायरेक्शन में तो इक्विपोटेंशियल कैसा सरफेस ड्रॉ करेंगे, डिक्रीजिंग हुआ, तो जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन इंक्रीज करना पड़ जाएगा, क्योंकि वीक हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से तुम इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रख करके डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो। तो अब हम जस्ट जो रिलेशन पढ़े हैं V और E, इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस पे बेस्ड एक तुमको प्रॉब्लम मिलेगा, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये चाहो तो सब लोग ड्रॉ कर लोगे, 1 बाय 1 वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर ही रहे होगे, ये भी ड्रॉ कर लो। तो देखते हैं ये क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर दें कि क्या है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस पे -9 सेंटीमीटर, 0,0 पे एक चार्ज 7 माइक्रोकूलम रखा गया
और दूसरा चार्ज -2 माइक्रोकूलम का 9 सेंटीमीटर 0,0 पर रखा गया। जस्ट इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। सिंप्लिसिटी के लिए इस पॉइंट को 1 नाम रख देते हैं और इस पॉइंट को 2 नाम रख देते हैं। तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 इट मींस 2 चार्जेस हैं। अब इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का फर्स्ट में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी सिस्टम ऑफ चार्जेस में चार्जेस प्रेजेंट हैं उनको इनिशियली इन्फिनिटी पे कंसीडर करेंगे और इन्फिनिटी से उनको उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन उस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम में देखें तो सिंपल है, इन दोनों के लिए जो हम फर्स्ट पे अगर इस चार्ज को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाएं कोई वर्क डन नहीं होगा। अगर हम इस चार्ज को -2 माइक्रोकूलम को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाएं तो इसके कारण से 2 पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल इनटू दिस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो इट मींस क्या आ जाएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम, तो सेपरेशन r लिख देते हैं। तो k 9 into 10 to the power 9 q1 is 7 microcoulomb 7 into 10 to the power -6 q2 -2 microcoulomb -2 into 10 to the power -6 divided by r। तो the separation between that 2 point is 18 centimeter, it means 18 into 10 to the power -2 जस्ट मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से जस्ट इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -0.7 जूल। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल समझ लो। अगर फार्मूला याद है तो आसानी से फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट से भी पहले इस पॉइंट पे इसके कारण से पोटेंशियल आ जाएगा k q1 डिवाइडेड बाई r और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कर लेंगे तो q2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वहां से आ गए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, सेकंड बोला गया वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अब इस सिस्टम में 2 चार्जेस हैं, अब ये कितना वर्क डन करना होगा ताकि ये दोनों चार्ज एक दूसरे से इनफाइनाइटली अवे चले जाएं। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना। अगर ये 2 चार्ज एक दूसरे से इनफाइनाइटली अवे हैं तो इनफाइनाइटली अवे जाने के बाद उनका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है। तो पहले से पोटेंशियल एनर्जी -0.7 जूल है। तो अब कितना वर्क डन करें कि ये इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी 0 होने का मतलब है एक दूसरे से इनफाइनाइटली अवे हो जाए। तो अगर ये नेगेटिव में -0.7 जूल है तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा 0.7 जूल। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट से लिख देंगे वर्क डन इज 0.7 जूल। नाउ अब थर्ड में क्या है ये समझते हैं। अब इस सिस्टम को क्या करना है, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर के रख देना है। अब उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर के रखेंगे तब इन दोनों चार्ज का उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए क्या आया था, पोटेंशियल उन दोनों पॉइंट का पता होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी जब पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो उन दोनों पॉइंट पे उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल होगा पहले वो पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। इट मींस पोटेंशियल एट 1 हम फाइंड करेंगे एंड पोटेंशियल एट 2 फाइंड करेंगे और पोटेंशियल जब पता चल जाएगा तो आसानी से हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले पोटेंशियल। तो ये ऑलरेडी सबको पता होगा, हम फाइंड क्या करने वाले हैं कि यहां पे पोटेंशियल इट मींस 1 पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 2 पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। अब ये भी माइंड में आ रहा होगा हम पोटेंशियल क्यों फाइंड कर रहे हैं। तो सोचो हम अगर किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी चाहते हैं तो पहले उन दोनों को इन्फिनिटी पे एज्यूम कर लें। तो जब फर्स्ट चार्ज को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन 1 पे लाएंगे तब उसमें भी अब हमको वर्क डन करना होगा क्योंकि उस 1 पॉइंट पे पहले से प्रेजेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो पोटेंशियल होगा। तो दैट पोटेंशियल इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट चार्ज वो होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। तो इसके लिए पोटेंशियल की जरूरत होगी और उसी तरह जब इसको लाएंगे तो सेकंड चार्ज को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाने में अब एक तो इसके कारण से जो पोटेंशियल होगा वो होगा ही और जो पहले से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण जो पोटेंशियल होगा ये यहां पे ऐड हो जाएगा। मतलब टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट 2 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सेकंड चार्ज। तो वो देखते हैं सबसे पहले V1 और V2 के पोटेंशियल के लिए।
तो इसके लिए हम जो रिलेशन यूज कर रहे हैं, हम थर्ड अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मेरे पास जो एक रिलेशन है एज, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, E is equal to minus dV divided by dr. Then dV is equal to minus E dr. Then V is equal to integration of minus E dr. तो अब इस केस में E का वैल्यू कितना है? तो E का वैल्यू है सिंपल A बाई आर स्क्वायर। A का वैल्यू अभी हम पुट नहीं कर रहे हैं, A कांस्टेंट है, उसको हम बाद में पुट करेंगे। तो माइनस A बाई आर स्क्वायर डी आर। तो अब इस केस में माइनस ए बाई आर स्क्वायर डी आर है, तो ए बाई आर, ए तो कांस्टेंट है, तो माइनस एक बाहर ले लिए एंड 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, और 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर, इट मींस दैट विल बी ए बाई आर। तो इट मींस पोटेंशियल जो ये जनरल पोटेंशियल है। अब ये आर क्या है? तो वो उस पॉइंट पे आर का वैल्यू, मतलब ये 9 सेंटीमीटर है, तो हम यहां पे आर का वैल्यू यूज कर लेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर यूज करेंगे। तो अगर हम यहां पे आर का वैल्यू यूज करें तो ये यूज करना पड़ेगा, जस्ट 9 सेंटीमीटर है तो आर का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो सबसे पहले अगर हम V1 लिखें तो V1 विल बी A, इट मींस A डिवाइडेड बाई R1 एंड V2 इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई R2। R1 इज इक्वल टू, तो सिंपल R1 का वैल्यू हम यूज कर लेंगे 9 सेंटीमीटर, इट मींस 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और R2 के लिए भी बस उतना ही है। तो अब यहां से टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखें तो ये मिटा रहे हैं, क्वेश्चन सब लोग लिख चुके होंगे, ऑलरेडी बुक में भी होगा। तो अब लिखते हैं एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का। तो अब इस सिस्टम का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा थर्ड में? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको लाएं, इट मींस V1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इट मींस Q1 प्लस, अब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो V2, और इसके कारण जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी KQ1 डिवाइडेड बाय ये जो सेपरेशन है 18 सेंटीमीटर, 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये टोटल पोटेंशियल हो गया इस पॉइंट पे। ये V2 हुआ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल, और ये जो पोटेंशियल हुआ इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इट मींस Q2। अब इसी में वैल्यू पुट करो और तुम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल है, जस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। तो यहां पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है कि चार्ज का, एक सिस्टम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट और इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, और फिर यहां पे यूज हुआ कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मतलब अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में जब भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। यहां पे उसी तरह समटाइम्स dr भी फाइंड करना होता है, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए तो उतना ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन वो नीट के एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है या मेंस में जेई के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसके लिए वो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स तुमको प्रैक्टिस करने होंगे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में सिंपल प्रॉब्लम होते हैं। तुम जितने भी साल के क्वेश्चन उठा करके देख लो, अगर कोई भी क्वेश्चन मिलेगा बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होता है सीबीएसई बोर्ड में, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन तुमको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये फाइंड कैसे किया गया, बाकी वैल्यू पुट करके तुम फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे वो बता दें। नेक्स्ट लेक्चर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट तुमको पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, और उसी का यूज करके हम गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे, और जिस गॉसेस थ्योरम का यूज होगा डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।